लोहे की डेहरी होती है और काफी मजबूत डेहरी बनाई जाती है। यही चद्दर मंगवा करके ब्लॉक पे ही बनवाया जाता है और उस पे भी आपको मूल्य का 50% छूट दिया जाता है। इसके अलावा आपको तिरपाल हमारे यहाँ 2 तरह की आती है, साइजें 2 है और काफी मजबूत भी तिरपाल है। एक जो है 7 गुणे 7 मीटर की आती है, एक 3.5 गुणे 3.5 मीटर की। और इन दोनों तिरपाल पे जो है मूल्य का 50% अनुदान किसी विभाग के द्वारा देय है। इसके साथ साथ ये तो छोटी योजना छोटी किसानों के लिए हो गई। इसके अलावा किसी विभाग के द्वारा ट्रैक्टर और किसी यंत्र, बड़े जो यंत्र है वो भी दिया जाता है। और ये यंत्रों पे 40% से लेकर के आपको 80% तक का छूट है। यानी कि अगर 10 लाख का आप टोटल निवेश लगाते हैं ट्रैक्टर और किसी यंत्र लेने में, तो 4 लाख से लगा करके 8 लाख तक का आपको छूट मिलेगा। इसमें जो है पहले जो है बाध्यता नहीं थी, किसान स्वयं अपने ले सकता था योजना, लेकिन पिछले साल से इसमें भी कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। जो ट्रैक्टर और यंत्र लेने हैं जिसपे 40% से लेकर 80% तक का छूट दिया जाना है, उससे आपको जो है समूह पे दिया जाना है। ये समूह 2 तरह के हो सकते हैं, या तो आपके यहाँ गांव में जो समूह चल रहे हैं एनआरएलएम के या जो महिला समूह है जो कार्य कर रहा है अच्छी तरह से, उसको मिल सकता है। नहीं तो एफपीओ कृषि उत्पादक संगठन, ये किसानों के द्वारा बनाया जा रहा है, रजिस्टर्ड संस्था के द्वारा इसको रजिस्ट्रेशन इसमें हो रहा है। ये आप अगर जो तैयार कर लेते हैं तो उसको भी आपके लिए सुविधा आपको मिल जाएगी। कम से कम 10 से 12 किसान मिल करके और ये अपना संगठन बनाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद से अपना लाभ इसका लें। इसके अलावा चारा मशीन है, उससे भी छूट हम देते हैं 50% का। आपके यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके खेती बाड़ी में प्रयोग हो और हम उसका अनुदान न दें। लेकिन यह है कि थोड़ा सा यह है कि आपको इंतजार करना होता है, क्योंकि लेने वाले 100 है तो हमें शासन से लक्ष्य 50 प्राप्त होते हैं। तो जो शासन से हमें प्राप्त होता है और जो पहले टोकन जनरेट कर लिए किसान हैं उन्हीं को दिया जाना है, क्योंकि जो भी हमारी योजनाएं चलती है वो पहले आओ और पहले पाओ के पेज पे चलती है। तो आपको सतर्क रहना होगा। जो चीज की आपकी आवश्यकता है हमारे माध्यम से समय समय से जो ग्रुप बनाए गए हैं उसमें हम सूचित कर देते हैं कि फलाने डेट को फलाने समय से पोर्टल खुल रहा है यंत्र टोकन बुक करने के लिए। आप उस समय स्वयं अपने मोबाइल से या किसी भी जनसेवा केंद्र से जा करके अपना टोकन जनरेट करा सकते हैं। कराने के बाद आप उस यंत्र को क्रय कर लीजिए, क्रय करने के बाद बिल उपलब्ध करा दीजिए। जो भी आपके अनुदान की धनराशि है सीधे आपके खाते में भेज दी जाती है। बहुत अधिक समय न लेते हुए अगर जो आपके बीच कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम अपने सर को आमंत्रित कर रहे हैं कि जो जैविक खेती के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आखिर क्यों आवश्यकता है हमें जैविक करने की, इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी आपके बीच रखेंगे। आगे सभी को नमस्कार है। यादव जी को धन्यवाद देता हूँ 10 बजे से आप लोगों के साथ हैं और आप लोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। मतलब आप लोगों को इंटरेस्ट है, कुछ जानना चाहते हैं आप लोग, राइट? ऐसा है, जानना चाहते हैं ना, या केवल सुविधाओं के बारे में जानने आए हैं? अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज बताऊं जिनमें इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े, आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? अगर मैं ऐसी चीजें बताऊं जो मेरी बहनियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं,
इनके हाथ में 2 पैसे आने लगे और ये आत्मनिर्भर हो जाए, तो क्या आप सुनना चाहेंगी? पक्का? अच्छा चलिए, तो माता जी की आवाज बड़ी तेज आई, बाकी लोग शांत थी। हो सकता है कि गांव में आजकल सीनियर जूनियर का सिस्टम ज्यादा है, आप लोगों का अपना एक कल्चर है। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज बताने आऊंगा कि इस पृथ्वी को कैसे बचाया जा सकता है, और साथ में बेरोजगारी। आपके घर में बहुत सारे लोग, इस गांव में कितने लोग बेरोजगार हैं? कितने बेरोजगार है? जहाज में सभी बेरोजगार हैं? नहीं, माताएं बेरोजगार नहीं है। माताएं बच्चे पालती हैं, अपने बेटों को संभालती हैं, बच्चियों को संभालती हैं, दिन भर काम करती हैं। बस फर्क ये है कि उनको पैसा नहीं मिलता है। राइट? आपके पास सूर्य शाम तक रोजगार है कि नहीं? है ना? ये बहुत बड़ा काम है। आपको पता है शहर में अगर इतना सा काम अगर किसी को देना हो तो कितनी तनख्वाह होती है? अगर फुल टाइम आपके पास में कर्मचारी रहे काम करने के लिए, तो जो माताएं काम करती हैं इसके लिए उनको सैलरी मिलती है। आजमगढ़ की बात हो तो 3000 से 5000 उनकी सैलरी होती है, और अगर बड़ा शहर रहे जैसे कैलकाटा या बॉम्बे तो 8000 से 10000 सैलरी होती है। तो आप लोग बेरोजगार नहीं है, बस ये कि आपके हाथ में आर्थिक फायदा नहीं मिल रहा है। राइट? अच्छा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितने लोग यहाँ पे रोज अपने मेडिकल का पैसा खर्च करते हैं? मतलब दवाई दारू, जिसे बोलते हैं दवा दारू, उस पर रोज का 50-100 रुपए खर्चा है कि नहीं सबका? कितने लोग सहमत है? हाथ उठाएं जरा। जो लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, सब लोग परेशान हैं? वेरी गुड। ये वेरी गुड कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये बात गुड इसलिए है कि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग इससे परेशान हैं। दूसरी चीज, बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन वो काम नहीं करना चाहते हैं। सबको सैलरी चाहिए। कितनी सैलरी चाहिए? कम से कम महीने में उनको 20 से 25 हजार रुपए चाहिए। आज के बच्चों को इतना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? वेरी गुड। और जितने गांव में बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि मेरे बच्चे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर और कुछ लोग सऊदी में होंगे, कुछ बाहर होंगे, और यहाँ पे सिर्फ बूढ़े माँ बाप और औरतें रह गई हैं। ऐसा है गांव में? ये समस्या है, और बुढ़ापे में कोई देखने वाला नहीं है, इसीलिए हमें वृद्धाश्रम भी बनवाना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हम लोग एक वृद्धाश्रम बना रहे हैं, लेकिन उन माँ बाप के लिए बना रहे हैं जिनके बच्चे नहीं है, और वो अभी से अपना सहयोग दें, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा गांव में बढ़ गई है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए भी डे केयर, मतलब दिन में उनकी देखभाल के लिए भी एक ऐसी संस्था बने। ये सारी समस्याओं के बीच में आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और इसके बाद जब आप सरकारी विभाग के पास जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता कागजी कार्रवाई क्या करें और क्या अनुदान दें। कितने लोग अनुदान वाले हैं यहाँ पे? सभी लोग हैं ना? लेकिन आज मैं जो चीज बताऊंगा ये सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपको इसमें श्रम करना पड़ेगा। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा। श्रम मतलब आपको अपनी बाहु, अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को देखकर आपके बच्चे भी इसको फॉलो करें। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने ही यहाँ से 1 एकड़ जमीन से आजमगढ़ में रहकर 3 से 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष निकाल सकते हैं। और ये तकनीक जो होती है, इसमें खाद आप खुद बनाते हैं, बीज आपका अपना रहता है, और उसके बाद आप पूरे फसल चक्र में इतने पैसे कमा लेते हैं। कुछ लोग बोलेंगे भैया ये तो बहुत बड़ी बात है, क्या मजाक कर रहे हो? हम लोग तो बचपन से खेती कर रहे हैं, और तू हवा आपके बताओ तो खेती होती जानने वाला बचिया हो तो हम 20 साल 25 साल 30 साल से हमारे बात आ रही है खेती करके हालत खराब है, और तू बचिया हो तो सही बोल रहा हो ना? कितने लोगों के बाद मजाक लगी? कोई है जो हाथ उठाए? तो मैं फिर आपको एग्जांपल दूं कि आजमगढ़ में 250 किसान हैं जिन्होंने अपनी खेती के दम पे ही अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बना रखा है। आपके आजमगढ़ में ही ऐसे किसान हैं
जो 250 से 400 नंबर है किसान के, आपके इस बगल में ही एक गांव है, अम्बेडकर नगर में पड़ता है, राजेश सुल्तानपुर। वहां पे एक किसान है, उनका नाम है नरेंद्र मौर्य। कोई जानता है? किसी ने उनको देखा है, कभी सुना है? उन्होंने 4 साल से अपनी वो खेती कर रहे हैं और उस खेती से 3 मंजिला मकान, एक गाड़ी बना रखी है। और वो नौकरी करते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के इस वक्त यहीं अपने खेत में रह रहे हैं। केवल उनके पास 7 बीघे खेत है। कितने? 7 बीघे खेत। 7 बीघे खेत में 3 मंजिला मकान बना रखे उन्होंने। अब मेरी बहनें जो है ना, माताएं, वो परेशान हो रही है कि ये क्या बता रहे हो। आपके यहाँ पे एक राज बहादुर जी हैं, जिनका नाम इन्होंने लिया है, परानापुर, ये महाराज में पड़ता है, राइट। आप उनकी खेती एक बार देख कर आइए, अगर आपकी इच्छा करे। कितने लोग जानते हैं उनको, राज बहादुर जी को? अब उनके आसपास 10 ऐसे किसान हैं जो उनकी खेती देख के खेती शुरू कर दी है और वो सिर्फ खेती करते, खेती के दम पे ही उन्होंने ट्रैक्टर, बीज और इन सब का काम शुरू किया। बिल्कुल सही। क्या नाम है चाचा आपका? राम जी के लिए जोरदार ताली बजाइए जरा। क्या ताली नहीं बजा रहा? बोले बिल्कुल लो, ताली बजाइए। जब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो केवल आपका स्वास्थ्य ही नहीं ठीक करेगा, वो इस पृथ्वी की स्थिति को भी ठीक करेगा जो पॉल्यूशन फैला हुआ है। ये ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन तो मैंने क्या बोला, ये श्रम आपको है। खेत किसका है? आपका। अगर मैं आज पटवा दूंगा ना, कल ईटे के लिए फिर आप बेच दोगे, कल ईट बनवाने के लिए आप फिर बेच दोगे। सही बात है। आप अपनी जमीन को खुद ही बेच देते हैं ईट बनवाने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात को आगे सुने, लेकिन मैं आपकी एक छोटा सा एक्सरसाइज है, एक व्यायाम है, सिर्फ 2 मिनट का। अगर वो 2 मिनट का व्यायाम आप करते हैं तो इसमें जितने शरीर में दर्द रहेगा, दिमाग में दर्द रहेगा या अंदर कोई शंकाएं उड़ रही है, वो शांत हो जाएंगी। क्या ये व्यायाम करना चाहेंगे आप लोग? और रोज 2 मिनट करिए आप, और 21 दिन बाद में वापस इस गांव में आऊंगा। अगर आप रोज ये करोगे तो गारंटी है कि ठीक हो जाएगी। करेंगे? चलिए ठीक है, माता जी की बात से हम लोग करेंगे। आप लोग करना कुछ नहीं है, आप जहां बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उस कुर्सी पे आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी। ये कुर्सी है, सिर्फ 2 मिनट का एक्सरसाइज है। रोज के 100 रुपए बचेंगे आपके, अगर 21 दिन करते हो तो 100 रुपए देना मंजूर है कि 2 मिनट? 2 मिनट आसान है ना, और इसका रिजल्ट अभी 2 मिनट में आएगा, लेकिन आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा। ये कोई जादू नहीं है। आप जहां बैठे हो, ये पैर सीधे रख लीजिए, पहले पैर सीधे रख लीजिए। अगर आप आधी पालती मारे हैं तो आराम से आधी पालती मार के बैठ जाएं, और अगर बैठे तो पैर दोनों सीधे कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए। कर लीजिए, अभी हम तुरंत करेंगे ये एक्सरसाइज। कमर सीधी कर लीजिए, पैर सीधे कर लीजिए और हाथों को एकदम सीधे, कंधे एकदम ढीले छोड़ दीजिए, कंधे पे कोई भार मत रखिए। और अगर आपको कुछ चाहिए तो मुद्रा ये रख लीजिए, और आपको कुछ नहीं चाहिए तो मुद्रा ऐसे रखिए, ठीक है? हाथ खुले रख लीजिए और इसको अपने हाथ पे पूरा इस पे रख दीजिए, कहीं कोई दबाव नहीं होना चाहिए शरीर में। शरीर पे कोई दबाव न रखिए आप, ठीक है? ये कोई जादू मंत्र नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक सिंपल सा व्यायाम है। क्या है? व्यायाम, एक्सरसाइज है। और आप लोग टीवी में देखते होंगे, फिल्मों में देखते होंगे, मैं आप लोगों के साथ बैठ के करूंगा ये एक्सरसाइज शुरू करके, फिर मैं आपको चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। ऐसे सीधा उठाइए, ऐसे कमर सीधी करके, गर्दन थोड़ी सी ये ऊपर, ठीक है? इसके बाद मैं एक ऑडियो चलाऊंगा, और उसको पीछे रिपीट करना है। उसको अपने मन में धीरे धीरे दोहराना है, उसे सुनना है, उसको क्या करना है? दोहराना है, और शांति से 3 बार हम लोग अपने आगे खोल से 3 बार लंबी सांस लेंगे और पूरा पेट हवा भरेंगे और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। तो मैं पहली बार बोलते हैं कि एक लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, फिर धीरे से उसको छोड़िए, फिर लंबी सांस लीजिए, फिर लंबी सांस लीजिए, अच्छा ठीक है भैया, फिर एक लंबी सांस लीजिए, सैनिक करवाई है तो बोली बताइए ना। धीरे से छोड़िए, फिर एक लंबी सांस लीजिए,
अब अपनी आंखें धीरे से बंद करिए, आंखें बंद कर लीजिए। अब ये आंख बंद करके रखनी है आपको और आसपास की चीजों को सुनते रहिएगा। अब मैं आपको जो सुनने के लिए बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जो लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे वो तुरंत 2 मिनट में उनको फायदा मिलेगा। अपनी आंखें बंद कर लें और ध्यान से इसको सुनिएगा। मैं और मेरे मन का हर विचार एकदम शांत है। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। मैं निडर हूँ, निर्भय हूँ और शक्तिशाली हूँ। मैं सुखी और सौभाग्यशाली हूँ। मैं हर दिन हर पल को पूरी ऊर्जा, उत्साह और आनंद से जीता हूँ। मेरे लिए सब कुछ संभव है। मेरे भी माफी चाहूंगा, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। ये जो बहलाए बैठी ये भी अपनी आंखें बंद करके अगर इसको महसूस करेगी तभी इसका इफेक्ट आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग ये नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ आपको प्राकृतिक खेती बता देनी चाहिए। आप लोग स्वयं जिम्मेदार हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, क्योंकि अक्सर बीमार हम तभी पड़ते हैं जो आदतें हमें बीमार करती हैं। अगर उनको छोड़ दें तो हम ठीक हो जाएंगे। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे अंदर भय है, घबराहट है, जो पहले से प्रश्न है कैसे हुई, क्या हुई, इसके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप लोग मेरी बात से सहमत है तो ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सभी लोग मिलकर सहयोग करें तो मैं एक्सरसाइज करूं, अदरवाइज मैं प्राकृतिक खेती के बारे में सीधे बता दूं आपको। क्या आप लोग करना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और उसको ध्यान से सुनिए। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें प्लीज, आंखें बंद कर लें आप लोग और आराम से शांति से बैठ जाए। कोई किसी से बात नहीं करेगा 2 मिनट के लिए, शांति से, ठीक है। एक लंबी सांस लीजिए और इसको छोड़िए। जो लोग बात कर रहे हैं कृपया शांति बनाए रखें, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे कर पाएंगे। स्वस्थ मन के अंदर ही स्वस्थ विचार आएंगे। तो अपनी आंखें बंद करें शांति से और जो मैं बोल रहा हूं, जो ऑडियो बोल रहा हूं उसको सुनिए आप लोग और इसको दोहराइए अपने साथ। भीतर अनंत संभावनाएं हैं। मुझ पर इस ब्रह्मांड की असीम कृपा बनी रहती है। मेरा जन्म, मैं और मेरे मन का हर विचार एकदम शांत है। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। मैं निडर हूँ, निर्भय हूँ और शक्तिशाली हूँ। मैं सुखी और सौभाग्यशाली हूँ। मैं हर दिन हर पल को पूरी ऊर्जा, उत्साह और आनंद से जीता हूँ। मेरे लिए सब कुछ संभव है। मेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। मुझ पर इस ब्रह्मांड की असीम कृपा बनी रहती है। मेरा जन्म किसी बड़े और किसी खास काम के लिए हुआ है। मेरा अवचेतन मन ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से जुड़ा है। मैं इस ब्रह्मांड में विद्यमान शक्तियों का ही एक अंश हूँ। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मुझ में भी मौजूद हैं। मैं स्वयं एक चमत्कार हूँ। अपनी आंखें खोल लीजिएगा धीरे से। ये 2 मिनट का एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 मिनट आपके रोज के पैसे बचा लेगा और आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। ये आप अपने बच्चों से यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब जाते हैं, बड़ा वाला मोबाइल, बच्चे से बोला कि हमको अफर्मेशन खोज के देगा तो खोज के दे दिया हिंदी में। अब जितनी समस्याओं की मैंने आपसे बात की है उन समस्याओं का समाधान मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बीच में जिले से आजमगढ़ से रामकेवल सर आए हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा आप लोग, क्योंकि सरकारी विभाग इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं लेकिन इतनी जज्बे से बहुत कम लोग करते हैं। आपने और भी देखा होगा, लेकिन रामकेवल सर स्वयं आ जाते हैं और वहां जाके व्यक्तिगत रूप से किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान भी देते हैं। मैं भी काफी दिनों से आपके साथ में जुड़ा हूं और काफी हेल्प करते हैं ये मुझे, और बहुत खुशी होती है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों की वजह से ही हमारे समाज में कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। तो क्या आप लोग एक बार और इनके लिए ताली बजा सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी भी समस्या मैंने आपको बताई है अभी तक, बीमारी की, खेती की, पर्यावरण की और बीमारियों की, इन सबका एक ही इलाज है। क्या आप अपने लिए अपने खाने में जहर मुक्त खाना खा सकते हैं? आप जो भी खाना खाते हैं उसमें जहर होता है कि नहीं होता है? मेरे किसान भाई बताइए, होता है कि नहीं होता है? आप उसमें क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं, डाई डालते हैं,
है ना, DIP डालते हैं, राइट। तो जब आप उसको डालते हैं, अगर स्वयं खाएंगे तो बचने के चांसेस हैं कि आपके नहीं है, आपके पेड़ पौधे उनको अवशोषित कर लेते हैं, और जब आप खाना खाने बैठते हैं तो वो खाने के उस रूप में रहता है, और जब उसको खाते हैं तो आपको तरह तरह की बीमारी होती है, और उस बीमारी के लिए फिर आप अलग से पैसा खर्च करते हैं। समय के साथ साथ आपकी जमीन कठोर हो जाती है, होती है, उसमें पानी रुकने लगता है, और जल जमाव जो होता है ना, वो जो बाढ़ आप बोलते हैं ना, पानी रुकता है, वो वही कारण है क्योंकि जमीन के अंदर पानी नहीं जा पाता। इन सब चीजों को देखते हुए क्या लगता है कि आपको रासायनिक खेती अच्छी है कि बुरी है? हर साल उसमें खर्चा बढ़ता है कि कम होता है? खर्चा क्या होता है? बढ़ता है ना, एग्री करते हैं ना। अब माताओं के पास भी आ रहा हूं, माताएं भी इसको कैसे करेंगी, मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। प्राकृतिक खेती इसका सॉल्यूशन है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में एक बारीक सी लाइन है। अभी हम भाई साहब हमारे थे यादव जी, वो बता रहे थे कि जैविक खेती भी रसायन मुक्त खेती है, लेकिन प्योर रूप में नहीं है। आप उसके लिए बाजार से सामान खरीदते हैं जैविक खेती में, लेकिन प्राकृतिक खेती में आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर में ही उस चीजों को बनाना है। वो सारे खाद, बीजामृत यानी जो बीज संस्कार की चीजें हैं, वो आपको अपने घर में बनानी है। आपको बाजार से अपनी खेती में इस्तेमाल होने के लिए एक पैसा खर्च नहीं करना है। इस विधि को प्राकृतिक खेती बोलते हैं। इस विधि को लाए हैं पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी, और ये 4 चीजों पे, 4 सिद्धांतों पे है: बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, आच्छादन और वाष्पा। आच्छादन भी प्राकृतिक, प्लास्टिक यूज नहीं करना है। और ये होते हैं 4 सिद्धांतों पे चलते हैं: सहफसली या बहुफसली, कतारें, मेड़, देसी गाय का गोबर और देसी केचुए से ये सारी चीजें चलती हैं। फसल चक्र में आप पूरे साल भर अपने खेत से फसल लेते हैं और हर महीने पैसा कमाते हैं। इसमें आप केवल दाल और चावल जो हमारी मुख्य फसल है और गन्ना, ये 3 मुख्य फसल है हमारे यहाँ की। इसके अलावा हम वहां पे अपने खाने भर की जितनी भी 21 सब्जियां हैं वो उगाने की बात करते हैं। ये कैसे बनता है? ये जीवामृत से बनता है। जीवामृत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें केवल एक देसी गाय चाहिए होती है, या देसी भैंसिया चाहिए होती है, या पड़िया चाहिए होती है, पड़वा पड़िया जो होती है ना, बैल, या वो चाहिए। देसी गाय की पहचान तो आप सभी को पता ही होगी। ऐसा कोई किसान नहीं जिसे देसी गाय की पहचान ना हो, है कि नहीं? आपको पहचान, जिसका दिल हो, जितना ज्यादा दिल होगा, जितना बड़ा नर होगा, जितनी बड़ी सींग होगी, वो देसी गाय होगी। भारत में 42 नस्ल की, मतलब 42 नस्लों की देसी गाय है। उनके गोबर में 300 से 5000 जीवाणु पाए जाते हैं। तो इनके गोबर, गौमूत्र, गुड़ मतलब अभी आपके यहाँ पे गन्ना चलाया जा रहा है, उसका जो मरिया निकल जाता है, ठीक है, उसको आप लोग फेंक देते हो, वो आपके खेत की मिट्टी और बेसन चाहे चने का हो चाहे बेसन का हो, अगर वो खराब हो गया है, और 200 लीटर पानी के अंदर आपका जीवामृत बनता ही 48 घंटे में तैयार हो जाता है। जैसे इसे अपने खेत में डालेंगे, आपके खेत के अंदर के जो मित्र, कीट, पतंगे हैं और केंचुए, वो वापस आ जाएंगे, और वो जैसे ही आ जाएंगे वो मिट्टी आपकी खानी शुरू कर देंगे, और वो मिट्टी से खाद बनने लगेगा। आपको 1 पैसे का खाद बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। कितना टाइम लगता है? गोबर हम लोग सुबह उठाते ही हैं। जो किसान है, अगर उसके पास जानवर है, एक पशु है, अगर उसके पास देसी गाय है, तो गोबर और गौमूत्र की उसको कोई समस्या नहीं है। मिट्टी पीपल के पेड़ के नीचे की या बरगद के पेड़ के नीचे की चाहिए होती है, वो भी 1 किलो। 1 किलो हमें गुड़, 1 से 2 किलो गुड़ या मरिया डाल सकते हैं। 1 से 2 किलो उसके लिए हमें चाहिए होता है बेसन, और 200 लीटर पानी। उसे 1 ड्रम में घड़ी की सुई में डुबाना है, छांव के अंदर, पेड़ के छांव में या बड़े के छांव में, और उसे बोरे से ढक देना है। प्लास्टिक के बोरे से नहीं, उसे जूट के बोरे से ढकना पड़ेगा। ये जो आता है ना जूट वाला, क्या कहते हैं उसको? बोरी, क्या बोलते हैं? जूट ही बोलते हैं। हाँ, वो जूट की बोरी से ढक देते हैं ताकि हवा उसकी अंदर बाहर हो सके। और 48 घंटे सुबह उठना है, उसे घुमाना है, शाम को घुमाना है घड़ी की सुई में। 48 घंटे में जब ये तैयार हो जाएगा, इसको छान के निकाल लेना है। 10 लीटर जीवामृत और 200 लीटर पानी में मिलाकर इसको छिड़क देना है, या फिर इसको डिप खोल दिया जाए और जो नाली के पानी है उससे बहा दिया जाए। आप बताइए इसको करने में कितना टाइम लगेगा आपको? मुश्किल से कुछ टाइम नहीं लगेगा, और आपका समय बचेगा, टाइम बचेगा, और जो आपके खेत में जाएगा वो जहर मुक्त खाना आएगा, और जो खाना आप अपने टेबल पर खाएंगे उसमें जहर नहीं रहेगा।
आधी बीमारी यही खत्म। अभी बताइए, कोई जानवर अपना गोबर और मूत्र खाता है क्या? खाता है क्या? नहीं खाता। जब अपने फसल में आप इसको डालेंगे तो आप पाएंगे कि जानवर भी इसको नहीं करते, क्योंकि ये सड़ चुका है। आपकी हेजिंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब इसमें 3 स्तरीय बागवानी या 5 स्तरीय बागवानी होती है। तो मैंने राजेश सुल्तानपुर का नरेंद्र मौर्य जी आपके बगल, एक बार उनका खेत देख के आ जाइए। तो 3 स्तरीय बागवानी में वो साल में 3 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा रहे हैं। आप में से जिसको भी ट्रेनिंग लेनी हो उसको हम यहाँ पे आजमगढ़ में आपके घर पे अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं तो हम आपके गांव में दोबारा आएंगे। आपको पूरी विधिवत जीवामृत, बीजामृत यानी बीज संस्कार, ठीक है, यानी बीज शोधन, उसके बाद फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशक जो बनाना होता है, निमास, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, ये आपके पेड़ पौधे से बनता है। ये हम आपके खेत में आके बनवा देंगे। लेकिन आपको अपने प्रधान जी के माध्यम से या आप लोग खुद अगर चाहते हैं कि मैं आपके गांव में आऊं और सिखाऊं तो मैं आके सिखा दूंगा आपको। अभी आज के मौसम में क्या है, आपके यहाँ आलू हो रहा है। आलू को अगर मेरी माताएं चिप्स बना ले, सुखा लें तो क्या मार्केट में बेच नहीं सकती हैं? बेच सकती है ना। समूह में कितनी समूह की महिलाएं हैं यहाँ पे? है कुछ आइडिया? नहीं। आप लोग अपने चावल पैक करके शहर में बेच सकते हैं। आप अपना ग्रुप बना सकते हैं। अभी भैया जी हमारे बता रहे थे कि आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, आप समूह बना सकते हैं। तो जो महिलाएं घर में हैं वो प्राकृतिक रूप से अगर हल्दी और यहाँ पे जो तेज पत्ता है उनको अपने बॉर्डर पर लगा के अगर उनको 1-1 रुपए या 2-2 रुपए, 3-3 रुपए के पैकेट में बना के बेच दें तो क्या उसको बेचा नहीं जा सकता? बेचा जा सकता है। लाल मिर्ची की खेती, हरी मिर्ची की खेती की जा सकती है। तो जो महिलाएं दिन में 12 बजे से 4 बजे खाली हैं वो अपने घर में समूह के रूप में पैक करके 1-1 रुपए का पैकेट बना सकते हैं। दूसरा तरीका है, अभी सरसों कटने वाला है, सरसों निकलेगा, सरसों में यूरिया डाई कम पड़ता है। अगर आप शहर में जाओगे तो वो जो कोल्हू वाला आता है उसको लोग आजकल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जब उसको तेज गति से चलाते हैं तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, जहर बन जाता है। तो आजकल एक नई टेक्निक आई है, हाथ से घुमाकर धीरे धीरे सरसों का तेल बनाने का। अगर आपके घर में कोई बच्चा, जो बच्चियां, बेटियां या बच्चे जो घर में पढ़े लिखे हैं, जो ये बड़ा वाला मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, आप उनसे बोलिए कि प्राकृतिक सरसों का तेल खोज के बताओ तो क्या कीमत है। आपको मालूम है कितनी कीमत है उसकी? 400 से 500 रुपए लीटर। और करना क्या होता है उसमें, यही सरसों को जो रसायन फ्री होती है, मतलब जिसमें रासायनिक चीजें नहीं डाली है, प्राकृतिक रूप से उगी या ऑर्गेनिक उगी है, उसको हाथ से चलाने वाली मशीन से धीरे धीरे चलाया जाता है और वो सरसों का तेल बन जाता है। और जब वो बोतल बेचते तो शहर के लोग जिनके पास खेत नहीं है वो लोग खरीद देते। इसके लिए भी मार्केट में बहुत जगह है हमारे पास में। यदि आप ये काम भी सीखना चाहें तो मेरी माताएं, बहनें जो है 12 बजे से 4 बजे जो बहनें बैठती हैं, माताएं बैठती हैं, वो हाथ से घुमा घुमा के, पहले जैसे चक्की चलता था ना, उस तरीके से कम तापमान में सरसों का तेल निकाल के पैक करके 1 लीटर में। और जो मेरे भाई लोग घर में बैठे रहते हैं, जो बेरोजगार हैं, वो शहर जाते ही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाते हैं, बैंकों के चक्कर में जाते हैं, वो आप 10 बोतल बेच के आएंगे तो उनका खर्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताइए, आने जाने का खर्चा निकल गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग स्वयं एक ग्रुप बना लें और मुझे बुला लें। मैं आऊंगा, मेरे पास गाड़ी में एक वीडियो है, उस वीडियो के माध्यम से हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं और आप लोगों को समझा सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो हम आपके गाँव में आकर आपको ट्रेनिंग भी देंगे और आप उस ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी जो है रोजगार उत्पन्न कर सके। ये पूरी चीजें निःशुल्क हैं, आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। पर्पस ये है कि कम से कम आप अपना जो महीने भर का खर्चा है वो खुद से निकाल सकते कि नहीं? संभव है कि नहीं? आपके लड़के ढूंढते रहते हैं कि नहीं घर में? उनको एक काम दे सकते कि नहीं? मेरी बहनें बताएं, माताएं बताएं। नहीं, आप लोगों में जोश नहीं आया। ठीक है, बहुत बढ़िया है। मेरा परिचय मैं आपको दे देता हूँ। मैं व्यवसाय से हवाई जहाज का इंजीनियर हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ, जो मन, आत्मा, चेतना पे काम करता है। जिस वक्त मैंने अभी जो आपको एक्सरसाइज बताया, इतना ही एक्सरसाइज शहर में कराने का महीने में 15 से 20 हजार रुपए का पैकेज है। वो सुबह शाम यही करते ही हैं। या तो योगा परिवार बना लेंगे या कोई ऐसी संस्था होगी जो योगा चलाएगी। आपके गांव में इस समय नहीं होगा क्योंकि खुली जगह है।
और आपको लगता होगा टीवी में देखते होंगे, टीवी में देखते हैं ना आप लोग, देखते हैं कि नहीं कि क्या प्रधानमंत्री बैठा लगा हाथत हुआ, देखते हैं कि नहीं? दिल्ली कितने लोग हैं? दिल्ली कितने लोग हैं? दिल्ली सुबह सुबह पार्क में हंसने की आवाज आती है, उसे लापतो थेरेपी कहते हैं, जो दिन भर का आपका तनाव उसको निकाला जाता है। इतने के लिए वो मेंबरशिप फीस देते हैं, तो आप लोग याद कर सकते हैं। तो मैं यही पे अपनी बात समाप्त करता हूं और अपना जो माइक्रोफोन है तो मैं सर को देता हूं, रामकेवल जी को। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना। अगली पुकार में आप लोगों की तरफ से चाहूंगा कि मैं आपके गांव में अकेले आऊंगा, आपके गांव में आपके घर बैठूंगा और वीडियो चलाऊंगा। अगर आप लोग सहमत होंगे तभी मैं आऊंगा, ठीक है? यहां तक मैं आया, अब अगली बार आप लोगों को मुझे बुलाना पड़ेगा। धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग मेरा नंबर लिखना चाहते हैं? कोई नंबर नोट डाउन करना चाहते हैं? हाँ लिखिए, 1484233 8423389144। और अगर किसी व्यक्ति ने मेरा नंबर नहीं लिखा तो मेरी गाड़ी है, उसको मेरा नंबर लिखा हुआ है, कोशिश करता हूँ। धन्यवाद, मैं देता हूँ। धन्यवाद सर। मंच पे उपस्थित गांव के सम्मानित शिक्षक श्री लल्लन यादव जी, हमारे साथ प्राकृतिक खेती पे काम कर रहे श्री राकेश कुमार पांडे जी, जो अपना परिचय आप स्वयं बताए हैं, और आप दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन आपकी एक राह है समाज के सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, निरोग हों। इस क्षेत्र में ये स्वतः से प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। इस विकास के सहायक और गांव के आए हुए सम्मानित शिक्षक भाई माताएं बहनें, इधर आकर आप लोग बैठ जाइए। मैं एक कुर्सियाँ खाली करूँगा। खाली हवा में बैठिए। बैठे आप लोगों को ये लोग दे दें। आज हम लोग कृषि विभाग के तरफ से आपके गांव में आए हुए हैं और कृषि से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खेती बाड़ी जो आप लोग कर रहे हैं ये सबको वैश्विक रूप में मिली हुई है। यदि कोई व्यक्ति पढ़ लिख लेता है तो दूसरे क्षेत्र में रोजगार ढूंढने जाता है, नौकरी करने, किसी मिल फैक्ट्री में काम करने, वहाँ जाता है तो उसे कुछ पैसा मिलता है और उस पैसा कमाने के बाद भी व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि वो रोटी ही खाए और फिर अपनी जरूरत की अन्य चीज़ों की पूर्ति करे।
लेकिन हमारे पूर्वजों द्वारा जो ये धरती माता है, जो जिसमें अन्न उपज सकता है, जिससे हम लोग अन्न उत्पादित करके और अपने रोटी का, अपनी जरूरत की सारी चीजों की व्यवस्था इसी धरती से हम लोग करते हैं और ये हमको अपने पूर्वजों द्वारा मिली हुई है। बस खेती को ही ऐसे ही सबको पूर्वजों द्वारा ही मिली हुई है। किसी के पास यदि धन संपदा ज्यादा हो जाती है तो हो सकता है वो खरीद लेता है, किसी कोई खेती बाड़ी कर नहीं रहा है या उसे जरूरत नहीं है तो वो विक्रय कर लेता है, दूसरा व्यक्ति खरीद लेता है। लेकिन इस धरती माता का उपयोग हम लोग अनाज उत्पादित करके पेट भरने के लिए ही करते हैं। यही हमारा मुख्य काम है ना। इस मतलब खेती बाड़ी से हमारा तो यही लगाव है ना कि हम इसमें जो अनाज उत्पादित करते हैं उसको हम खा करके अपने पेट की भूख को हम शांत करते हैं। हम लोगों का आज आप लोगों के बीच में आने का उद्देश्य यही है कि जैसा हम लोग भी किसी कृषक परिवार में ही पैदा हुए हैं और पांडे सर जो है इसी विकास खंड के रहने वाले हैं। परशुरामपुर के पास आपका गांव है क्यों सर? परशुरामपुर के पास आपका घर है, लेकिन हम समझते हैं कि बचपन के समय में आप खेती बाड़ी नहीं देखे हैं क्योंकि आपका इस तरह का परिवेश रहा है कि आप शिक्षा अर्जित किए हैं और आप इंजीनियर हो गए हैं और दुनिया के हम समझते हैं कि 150 से ऊपर देशों में आप घूमे हैं, आप अलग अलग जगह जाकर के काम किए हुए हैं। आपकी यही पहचान रही है कि आप जिस भी परिवार में आपका जन्म हुआ है वो परिवार पैतृक रूप से यही आपके विकास खंड के रहने वाले हैं और आप शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार के क्षेत्र में हम लोग बहुत किए होंगे, आप लोग भी बहुत किए होंगे तो अपने गांव में और इस जिले में जहां जहां नताई होगी या नजदीक का जिला अम्बेडकर नगर है शायद वहां तक आप गए होंगे या हो सकता है आगे मऊ जिला है यहाँ तक जिसके रिश्तेदारी होंगे गए होंगे या कोई रोजगार के सिलसिले में बहुत गया होगा तो इसी प्रदेश में इसी देश में कोई गया होगा। लेकिन आप हम समझते हैं कि रोजगार के सिलसिले में लगभग 150 देशों में आप अपनी यात्रा कर चुके हैं। उसके बाद भी आपने महसूस किया है कि नहीं, जो खेती में जो अवमूल्यन हो रहा है, जो हमारे धरती माता का अवमूल्यन हो रहा है और इससे तरह तरह की बीमारियां आदमी के अंदर आ रही हैं, इसका दुष्प्रभाव जो है वो खुद खेती से ही है। खेती से मतलब खेती करने से नहीं है, खेती में हम जो रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं उसके कारण है। अब हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्यों करते हैं? रासायनिक पदार्थों मतलब खाद जिसको आप कहते हैं, उसको हम लोग कृषि या कृषि विशेषज्ञ उसको उर्वरक कहते हैं, रासायनिक उर्वरक कहते हैं। उसका उपयोग खेती में कम होना चाहिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या ये धरती माता हमको उपहार स्वरूप अपने पूर्वजों से यदि मिली हुई है और हम अपने बच्चों को जिस रूप में मिली है उसी रूप में स्थानांतरित करना चाहते हैं तो हमको इसमें रसायनों के उपयोग को कम करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कृषि विभाग के प्रतिनिधि के रूप में और हमारे साथ आप प्राकृतिक खेती के तरह से आप ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप जनपद में काम कर रहे हैं। आपका भी हम सहयोग दे रहे हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं आपको भी आमंत्रित करते हैं। बस इसमें समझने की जरूरत है कि इसमें जैसे एक भ्रम है कि हम जो भी बीज का उपयोग करेंगे उसमें यदि खाद नहीं डालेंगे तो अनाज कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अभी राजेश साहब बात कर रहे थे आपको जैविक खेती के संदर्भ में
और आप प्राकृतिक खेती के संदर्भ में बता रहे हैं। तो किसी भी दिशा में आपको पहले बढ़ना है। जैविक खेती का ही एक उदाहरण यदि लीजिए तो उसका ये है कि एक साल में आप रसायन को पूर्ण रूप से आप खत्म नहीं करेंगे। कुछ जितना आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं उसकी मात्रा को कम करेंगे और कुछ जैविक चीजों से पूर्ति करेंगे। जैसा आप बता रहे थे, जीवामृत तैयार करना, घनजीवामृत तैयार करना, बीजामृत तैयार करना, इन सारी चीजों को आपको तैयार करके उपयोग करना होगा। जीवामृत के संदर्भ में जैसा आप बताए कि आपको देसी नस्ल का एक कोई पशु रखना होगा, चाहे गाय हो, बछिया हो या कोई भैंस हो जो यहाँ की मूल रूप से हो, भारतीय नस्ल की हो, ऐसे किसी पशु को आपको घर में रखना है। उसके गोबर और गोमूत्र को आपको एकत्रित करना है। एक आपको 200 लीटर का ड्रम लेना है। ड्रम में आपको 20 किलो के आसपास आपको गोबर डालना है, उसमें 20 लीटर गोमूत्र डालना है। उसमें अभी जैसा आप बताए, आप खराब से खराब 1 किलो के आसपास गुड़ डालिए। नहीं आपके पास गुड़ है तो इस समय जैसे आप गन्ना लगाए हैं और गन्ने की पेराई यदि आप कर रहे हैं तो उसका जब आप उसमें चूल्हे में कढ़ाहा रख करके जब भूखते हैं तो जब सबसे पहले जो उससे मैल उसके ऊपर होती है, जिसको मैया कहते हैं, व्रत मैया कहते हैं, ऐसे कुछ मैल है, उसको भी आप एकत्रित करके रख सकते हैं उसमें उपयोग करने के लिए। वो सबसे मुफीद चीज है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। एक किलो के आसपास अपने गांव में जो पुराना बरगद पीपल का पेड़ है उसके पास की मिट्टी को आपको ड्रम में डालना है। ये सारी मात्रा, उसमें 1 किलो बेसन डालना है। किसी भी फसल का जो दाल वाली फसल है उसका बेसन आपको उसमें डालना है और ये सारी मात्रा आपका लगभग 20-40, 45 किलो के आसपास हो जाएगा। और उस ड्रम में आपको पानी भर देना है। पूरे ड्रम में फिर आपको पानी भर देना है और डेली आपको किसी लकड़ी के डंडे से आपको उसको एक बार आपको घुमाना है। दोनों टाइम आपको घुमाना है। 10 दिन में ये एक तरह से आपकी खाद, ऐसी खाद बन के तैयार हो जाएगी कि आपको रासायनिक उर्वरक जो खाद आप देते हैं, बोरे वाली खाद देते हैं, तो आपका ये ऐसे ही उसको तैयार कर लेंगे। उसका उपयोग आप करने के लिए, जैसे मान लीजिए खेत की आपको बुआई, अभी अब तो रबी का सीजन खत्म होगा, अभी जैसे सब्जी वगैरह आपको लगाना है, उसकी यदि बुआई करना है और खेत में नमी नहीं है, पलेवा करने जा रहे हैं। पलेवा का मतलब खेत पहले सूखे खेत में पानी जो लगाते हैं, क्या करते हैं, पलेवा करना ही कहते हैं ना। तो यदि इस तरह की प्रक्रिया करने खेत में आप जा रहे हैं तो आप उसको उसी समय उसमें पूरे खेत में आप फैला सकते हैं। फैलाने का 2 तरीका आप कर सकते हैं। अरे भाई, आप लोगों काम की बात हो रही थी, चाहे कोई दिक्कत है, घर में काम हो तो जा सकती हैं, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन यदि सुन लेंगी तो शायद हो सकता है आप लोगों को कुछ जानकारी हो जाए। और आप लोग अपने को कम मत आंकिए। अभी कल चुनाव परिणाम जो आया है उसको बदलने में सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका आप ही लोगों की है। सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका आप ही लोगों की है। मैं कोई ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं एक मतलब कि विश्लेषण के रूप में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जितने वोटिंग हुई है। एक दूसरी बात में थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के सम्मान में मैं कह देता हूँ कि ये चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है। और यदि
वोट महिलाएं ज्यादा दी हैं तो वो अपने मन पसंद के उम्मीदवार को चयन की हैं और हम समझते हैं कि वो अपने हिसाब से सरकार बनाने में सहयोग की हैं। हो सकता है और हमारे साथी ऐसे भी बैठे होंगे, बहुत किसान भाई ऐसे बैठे होंगे जो इसको अन्य राजनीतिक बात मत समझेंगे। मैं जो बात मैं कह रहा हूँ कि बदलाव यदि कोई कर सकता है तो महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि वो सारी चीजें समझती हैं। वो हम समझते हैं कि पुरुषों से ज्यादा समझ रखने वाली महिलाएं हैं। ऐसा जितने भी विश्लेषण करने वाले हैं वो आज विश्लेषण करके बड़े बड़े विशेषज्ञ जो हम समझते हैं कि कहीं प्रोफेसर हैं वो 2-2 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं, इस चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं कल से, तो यही कर रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। सरकार को बदलने में, परिवर्तित करने में, चुनने में सबसे अहम भूमिका उनकी है। तो आप लोग अपने आप को कम मत आंकिए। तो मैं ये काम जैसा जो मैं बता रहा हूँ, देखिए जब घर में कोई अस्वस्थ होता है तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, लेकिन मैं देखता हूँ हम लोग भी किसी न किसी परिवार में हैं और हम लोगों के भी घर में हम समझते हैं कि हम लोगों की हमारी पत्नी है, बेटी है, यदि उन्हें कोई हमारी माता जी थी, उनको यदि कष्ट कोई होता था तो शायद वो तुरंत प्रस्तुत नहीं करती थी कि हमें इस बात का तकलीफ है या वो है। वो उनको किसी कोई भी परेशानी है तो उसी में वो काम धाम करती रहें। और लेकिन पता चला कि हमें अभी बुखार हो जाए, हमारे बेटे को बुखार हो जाए, घर के किसी परिवार को थोड़ी मोड़ी भी दिक्कत आ जाए, छींक आ जाए, तो वो तुरंत संज्ञान लेती है। हम समझते हैं कि उनको अभी जुकाम बुखार हो जाए तो शायद घर में सारी चीजें, चूल्हे में सारी चीजें पड़ी हुई है, अदरक पड़ी है, अजवाइन पड़ी है, वो गुड़ पड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने लिए काढ़ा नहीं बना सकती हैं। लेकिन घर में यदि कोई पुरुष बीमार पड़ जाता है तो निश्चित तौर पर तुरंत वो उस गतिविधि में लग जाती है। तो ये मैं देखा हूँ भाई, हम लोग भी किसी परिवार में है ही नहीं है कि हम लोग अधिकारी कर्मचारी हो गए हैं तो हम लोगों का अलग संसार हो गया है। हम लोग मतलब अपने घर में महसूस करते हैं। तो इसी तरह का हृदय हम यदि किसी गांव में भी जाते हैं तो हम हर महिला को मैं समझता हूँ कि इसी तरह का उनका विचार होगा, व्यवहार होगा, आचार होगा और इसी तरह का कार्य वो करती होगी। और खेती में जो बदलाव की बात मैं कर रहा हूँ, इसकी शुरुआत आप ही लोग कर सकती हैं। और हम समझते हैं कि पांडे सर इसके प्रमाण हैं। यही खेतमा विकास खंड की बहुत सारी वीडियो आपको दिखाएंगे यदि आप लोग इसका किसी राज्य का कार्यक्रम यहाँ आयोजित करती हैं तो ये दिखाएंगी कि महिलाएं हैं। ऐसा है कि पुरुष को हम समझते हैं कि गोबर उठाना हो तो 1-2 दिन उठाएगा, लेकिन महिलाएं रोज वही काम कर रही हैं, गोबर उठा रही हैं, उसका पुतला बना रही हैं, उसको भूले में ले जा रही हैं। तो आप समझिए कि ये जो गोबर है ये हमारा गौरव है। कृषि जो भी व्यक्ति खेती कर रहा है, गोबर उसके लिए गौरव की बात, गौरव है। गोबर हम समझते हैं कि ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अब तो थोड़ा मतलब पढ़ लिख करके महिलाएं आ रही हैं तो गोबर को छूने का मतलब वो समझ रहे हैं कि गोबर को छूएंगे जैसे बिच्छू का डंक मार दे वैसे गोबर से दूर होती जा रही है। लेकिन हम समझते हैं कि पुरानी घर की जो महिलाएं हैं वो आज भी गोबर को गौरव समझती हैं और गोबर को एकत्रित करके घर की सफाई तो करती ही है, फिर उसका उपला बनाना और फिर उसको एकत्रित करके खेत तक पहुंचाने का काम महिलाएं ही कर रही हैं। हम भी इसी जनपद के रहने वाले हैं, हम देख रहे हैं, हम लोगों के भी घर में ऐसा होता रहा है, तो आप लोग भी ऐसा ही करती होंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब इस गोबर को गौरव के रूप में कैसे परिवर्तित कर सकती हैं, तो इसके लिए आपको यही करना है कि घर में जो भैया लोग हैं इनसे आपको दबाव बनाना है कि इनसे एक ड्रम खरीदवाना है आपको। और पांडे सर यदि आपके गांव का बिक्री करने लगे और यदि आप लोग इनको बुलाने लगे तो हम समझते हैं कि ड्रम यदि कोई सिंगल व्यक्ति खरीद करके यदि मार्केट से लाता है, 500 रुपये का ड्रम लाता है और आपके माध्यम से यदि हम समझते हैं कि ड्रम की आपूर्ति होगी तो शायद लगभग उसमें 25 से 30% उसके कास्ट में कमी हो सकती है। क्यों सर, आप कई जगह बता रहे थे बुलाए, तो इस तरह की भी बात।
जैसे मान लीजिए गंभीर तौर पर कहीं आप ड्रम खरीदने जाते हैं और आपको दुकानदार 1000 का बताता है और आप जो निर्माता कंपनियां हैं उनसे संपर्क करके और सीधे किसी आसपास के दुकानदार के पास रखवा करके 100-200 रुपये कम तक में आपके पास उसकी आपूर्ति कराई जा सकती है। फिर उस गोबर को आप समझ गए कि गोबर को जैसे एक निश्चित मात्रा, एक टोकरी ले लीजिए, उसको एक टोकरी का वजन आप 15 किलो मान लेती हैं। एक बाल्टी यदि एक पशु का गोमूत्र आप एकत्रित कर देती हैं तो 15 लीटर के आसपास उसकी मात्रा हो गई। गुड़ के संदर्भ में आपको बताया गया कि घर में जो एकदम बिल्कुल खराब गुड़ हो, जो खाने के उपयोग में नहीं हो, उस तरह का गुड़ उपयोग करना है, वो भी नहीं हो, तो जो ये मैया जिसकी बात हो रही थी उसको आप एकत्रित कर लीजिए और रख लीजिए किसी ड्रम में, प्लास्टिक के ड्रम में, और उसका हमेशा उपयोग कर सकती हैं। घर में आप बेसन वगैरह रखती हैं अक्सर किसी काम के लिए, और बेसन बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें जरूर कीड़े पड़ जाते हैं, आती हैं। तो ऐसे बेसन को पता चलता है कि आप पशुओं को खिला देती हैं तो उसका उपयोग इस काम में कर सकती हैं। तो ऐसे करके आपको तैयार करना है। एक बहन आगे आई थी और बता रही थी कि वो मात्र उनके पास 3 विषय खेत है। मैं उनसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि वो 3 विषय खेत में जरूरी नहीं है कि वो सरसों की खेती करे, वो धान की खेती करे, वो गेहूं की खेती करे। 3 विषय खेत में यदि उनके परिवार में 3-4 लोग होंगे तो साल भर में कहीं उनके परिवार के लोग मजदूरी करते होंगे तो भी साल भर में समझते हैं कि 10-5 हज़ार की सब्जी खा जाते होंगे बाजार से खरीद करके। तो उस 3 विषय खेत में कम से कम 1 विषय खेत में आप ऐसा उपयोग कर सकती हैं कि सब्जी आप लगा सकती हैं और हर समय की अलग अलग सब्जियां हैं, सब्जियों को लगा करके और इसी गोबर गोमूत्र का उपयोग करके आप खाद बना करके और उसको उत्पादित करें। उसमें कोई किसी प्रकार का जहर नहीं होगा और आप स्वस्थ रह सकती हैं, आपका परिवार स्वस्थ रह सकता है। बाजार में देखिए जो भी सब्जियां या जो भी सामान विक्रय हो रहा है, वो जो भी उत्पादित करने वाला व्यक्ति है वो व्यवसायिक रूप से वो उत्पादित करता है और व्यवसायिक रूप से उत्पादित करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से वो अपने उत्पाद करने वाली मात्रा का ध्यान रखता है, उसके क्वालिटी का नहीं, मतलब किस तरह का है इसका वो ध्यान नहीं रखता है। उसको गोभी अभी उगा रहा है तो ज्यादा बड़ी से बड़ी गोभी हो जाए, यदि टमाटर उगा रहा है तो ज्यादा उसमें वजन हो, आलू में वजन हो, तो जरूर है कि वो रसायनों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेगा तभी उतनी मात्रा में। और बहुत सारी सब्जियां हैं उसमें कीड़ों का ज्यादा से ज्यादा प्रकोप होता है, उसको बचाव के लिए वो तुरंत उस पर छिड़काव करता है और दवाएं छिड़कने के बाद सभी दवाओं का एक समय निर्धारित समय होता है कि 3 दिन बाद 2 दिन बाद इसकी तुड़ाई या कटाई करना है। लेकिन जो विक्रय करने वाला व्यक्ति है इस बात का वो ध्यान बिल्कुल नहीं रखता है, तो आज दवा डाला और कल ही वो यदि उसको मार्केट का अच्छा भाव समझ में आ रहा है तो तुरंत काट के मार्केट पहुंचा देता है और आप उसको खरीद के लाते हैं और खाते हैं और खा के अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। तो हमारा कुल मिला के कहने का यही तात्पर्य है कि आप लोग जो भी खेती बाड़ी में जो परिवर्तन की बात हो रही है इसको आपको समझने की जरूरत है और अपने लिए समझने की जरूरत है। पहले जैसा आपने बताया, पहले भी बताया कि जिनके पास ज्यादा जमीन है वो तरह तरह की अपनी मुख्य रूप से जो खेती धान गेहूँ गन्ना की जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन खाने के उपयोग के लिए यदि खेती ज्यादा है तो सरसों की फसल जरूर आप लगाएं और उसको सरसों की फसल लोग लगाते हैं, फिर माहू कीड़ों का एक प्रभाव रहता है इसलिए फसल कम लोग लगाते हैं। तो माहू कीट से भी बचाव के लिए आप बल्कि रसायनों का उपयोग करने के बजाय आप यदि इस तरह से तैयार किए हुए जो आपका बीजा नृत्य वगैरह है इस तरह के रसायन तैयार करके 10 पहली अर्घ है या मास्क है, इस तरह की चीजें बना करके यदि आप उपयोग करें तो तो इस तरह की चीजें बनवा करके यदि आप अपने खेती में उपयोग करती हैं तो हम समझते हैं कि उन कीटों का भी निदान हो जाएगा।
सब्जियों की यदि आप खेती करती हैं, उसमें किसी भी तरह के यदि कीट पतंगे लग रहे हैं तो उसका भी निवारण आपको इसी जो प्राकृतिक चीजें हैं उन्हीं के माध्यम से करिए। गांव में आप देखेंगे कि धतूरा की पत्ती है, गांव में देखेंगे कि मदार है, गांव में आप देखेंगे तुलसी है, गांव में आप देखेंगे कि वो बकाइन है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, पेड़ हैं, जिनकी पत्तियों को आप इकट्ठित करके उसकी चटनी बना लेना है। आपको वो गोमूत्र में आपको उसको सड़ा लेना है और उसके बाद छान करके और उसका कीटनाशक के रूप में आप उपयोग कर सकती हैं। बहुत अच्छा उसका प्रभाव होगा, किसी तरह का कीट नहीं लगेंगे। और उसको कभी भी आप उसका छिड़काव करने के बाद तुरंत आप दूसरे दिन उसकी कटाई तुड़ाई करके धुल करके आप उपयोग कर सकती है। आपके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव उसका नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। और कृषि विभाग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे विभाग के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं, इसका बहुत लोग उपयोग कर रहे हैं। जैसा अब सभी लोग जान रहे हैं कि हर गांव में जो भी कृषक हैं उनका यदि किसान पंजीकरण है और वे उस कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें सम्मान निधि मिलनी चाहिए। तो एक साल में 2-2 हज़ार रुपये करके 3 बार में 6,000 रुपये कृषक परिवारों को, अधिकांश लोगों को मिल रहा है। हो सकता है किसी का डाटा त्रुटिपूर्ण हो तो उसको भी उसमें सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है और सुधार करके उसको उससे सुधार करके और जो उसकी रुकी हुई किस्तें हैं उसका भी उन्हें भुगतान हो जाएगा। जैसा इस गांव में हम लोग आए हैं विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत, तो इसमें इस गांव के कई ऐसे कृषक होंगे जिनको हम समझते हैं कि गेहूं की बीज हमारे बीज भंडार से लाए होंगे और उस पर 90% तक अनुदान है, 50% तक अनुदान है। तो उनकी बहुत लोगों को उसका भुगतान भी हो गया होगा या बिल तैयार होगी। तो हम समझते हैं कि इधर चुनावी प्रक्रिया की वजह से बजट के अभाव में अभी नहीं हो पाया है, लेकिन हम समझते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर उन सबको पैसे भी आ जाएंगे। तो मतलब बीजों पर भी कृषि विभाग अनुदान की व्यवस्था कर रखा है। खेती बाड़ी में छोटे से लेकर के छोटे जो दवा छिड़कने की मशीन है और ट्रैक्टर जो खेती में उपयोग होने वाले हैं, तो छोटे से लेकर के बड़े यंत्रों पर अनुदान की भी व्यवस्था है। जो कृषक भाई जिस क्षमता के होते हैं उस अपनी क्षमता के अनुसार वो हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं उनसे समन्वय स्थापित करते हैं, वो तरीका समझते हैं और उन्हें उससे अनुदान दिए जाने की व्यवस्था हमारे विभाग के द्वारा कराई जाती है। ऐसे बहुत से हम लोग तकनीकी सत्र के कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आकर के और विभिन्न योजनाओं के बारे में हम लोग अवगत कराते हैं। अभी जैसे एक योजना है जिसमें अभी ये विगत 2-3-4 सालों से चल रही थी कि प्रत्येक राजस्व गांव में हमको एक किसान भाई के यहाँ एक हमको वर्मी कंपोस्ट बनवाना है। उसमें केंद्र और राज्य का दोनों अंश होता था। 8,000 रुपये उसकी पूरी लागत होती थी, 6,000 रुपये तक हम उसमें अनुदान देते थे और उसका यही उद्देश्य था कि जैविक खेती के तरफ आपको प्रोत्साहित हो और उसमें एक मदद के रूप में आपको 6,000 रुपये मदद दी जाती थी। बाद में राज्य सरकार का अंश हटाया गया और केंद्रांश के रूप में 4,000 रुपये वो अनुदान आपको दिया जाता है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ों, कई सारी योजनाओं से आपको जोड़ करके और सदैव विभाग लाभान्वित करने का प्रयास करता है। तो हम लोग आपके बीच में आए थे अपने विभाग के इन्हीं सारी योजनाओं के बारे में चर्चा करने। अब इसमें यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। और हमारे कार्यक्रम में इस गांव के सम्मानित कृषक श्री दलन यादव जी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने अध्यक्षीय संबोधन के बाद इस कार्यक्रम को समापन की घोषणा करेंगे। फिलहाल यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो आप लोग बात कर सकते हैं। हम आप लोगों के बीच में हैं और हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी भी हम समझते हैं कि आपके गांव में
निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। तो मैं मेरे भाइयों बहनों एवं माताओं, हम लोग आपके यहाँ आए हैं और आपके यहाँ खेती के बारे में संबंधित जो हमारे भाई साहब लोग आए हैं और सुझाव दिए हैं, उसका आप लोग नकल करिए और उसी ढंग से खेती करिए, इसमें हम लोगों को फायदा है। आप सबको धन्यवाद। चला हो लोग चला हो अब आए का ले ले तब जा सब तुमको ले ले जा सकना मैं फिर से आप लोगों से माफी चाहूंगा कि शायद एक चीज हम लोग मिस कर गए हैं। अगर आप में से किसी को प्राकृतिक खेती की पूरी ट्रेनिंग लेनी हो तो आजमगढ़ में हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, उनका बिराजगंज में फार्म है प्राकृतिक खेती का, मार्टिनगंज ब्लॉक में। तो आप लोग वहां पर जाकर 3 दिवसीय ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर और बड़ी मात्रा में आपको ट्रेनिंग चाहिए तो 6 दिन की ट्रेनिंग है पद्मश्री सुभाष पालेकर जी को, वो 6 दिन की ट्रेनिंग है, वहां पर भी आपकी ट्रेनिंग करवा दी जाएगी। जो सारी ट्रेनिंग निःशुल्क है, केवल आपको आने जाने का खर्चा देखना पड़ेगा, रहने खाने पीने का खर्चा वहां पे रहेगा आपका। तो आप प्रधान जी से संपर्क कर लीजिएगा, जिसको भी ट्रेनिंग लेनी होगी उसका नाम दे दिया जाएगा। धन्यवाद।